नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन बात करने वाले हैं यूरोप के कृषि प्रदेशों की। ये जो टॉपिक है ये बीए पार्ट 3 में चलता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो बीए पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है आधुनिक विश्व का भूगोल, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहे तभी कुछ समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। कि जो यूरोप के जो कृषि प्रदेश हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यूरोप के कृषि प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है कि इन 5 प्रदेशों में ये कृषि पाई जाती है, इन देशों में ये जो प्रदेश है वो पाए जाते हैं, ऐसा बताया गया है। क्योंकि 5 प्रदेश इसीलिए बांटे गए हैं क्योंकि वहाँ का धरातल यानी यूरोप का धरातल, मिट्टी या जलवायु एक समान नहीं पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी अलग पाई जाती है तो धरातल अलग पाया जाता है। इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भी कृषि की जाएगी। यदि मिट्टी में ही परिवर्तन पाया जाता है तो वहाँ पर कृषि में भी परिवर्तन पाया जाएगा। इसीलिए 5 भागों में इन प्रदेशों को बांटने की आवश्यकता पड़ी। 5 प्रकारों में इसको बांट दिया गया है जो कृषि प्रदेश है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो पहला जो कृषि प्रदेश है हमारे सामने, पहला जो कृषि प्रदेश है वो है उत्तरी यूरोपीय कृषि प्रदेश। ठीक है, पहला जो कृषि प्रदेश हमारे सामने वो है उत्तरी यूरोपीय कृषि प्रदेश। ठीक है, इसकी यदि आप इंग्लिश लिख कर आओगे तो और भी बढ़िया बात है, दी नॉर्थन यूरोपियन एग्रीकल्चर रीजन। ठीक है, उत्तर का मतलब यानी इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे उत्तरी का मतलब क्या होता है, उत्तर का मतलब तो नॉर्थ होता है, और यदि आप ERN लगा दोगे तो उत्तरी हो जाएगी, यानी दी नॉर्थन यूरोप की स्पेलिंग यहाँ पर लिख दोगे, यूरोपियन कृषि की स्पेलिंग ये लिख देना, एग्रीकल्चर, और प्रदेश की स्पेलिंग रीजन। ठीक है, उत्तरी यूरोपीय कृषि प्रदेश। ठीक है, अब दूसरा जो कृषि प्रदेश है वो है हमारे सामने पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय कृषि प्रदेश। ठीक है, इसकी इंग्लिश भी आप इसी प्रकार लिख देना कि दी वेस्टर्न नॉर्थन वेस्टर्न यूरोपियन एग्रीकल्चर रीजन। पश्चिम की यानी पश्चिम का मतलब क्या होता है, इंग्लिश आप लिखोगे तो वेस्ट, और यहाँ पर पश्चिमी है तो आप लगा देना इसके ER, यानी वेस्ट यानी पश्चिम। तो पश्चिमी दी वेस्टर्न नॉर्थन वेस्टर्न यूरोपियन एग्रीकल्चरल रीजन। ठीक है, इस प्रकार लिख देना। तीसरा जो प्रदेश है वो मध्य यूरोपीय कृषि प्रदेश, यानी यूरोप का जो मध्य भाग है उसमें जो फैला हुआ है कृषि प्रदेश, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो द मिडिल यूरोपियन एग्रीकल्चर रीजन। ठीक है, यानी द मिडिल यूरोपीय एग्रीकल्चर रीजन। ठीक है, मध्य का मतलब मिडिल होता है, यूरोपियन ये सारे लिख देना। ठीक है, तीसरा। चौथा आप देखोगे पूर्वी यूरोपीय कृषि प्रदेश। ठीक है, दी ईस्टर्न यूरोपियन एग्रीकल्चर रीजन। ठीक है, पांचवा आप देखोगे भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो इनका नाम है वो दिशाओं के आधार पर रखा गया है। जैसे उत्तरी यूरोपियन कृषि प्रदेश, पश्चिमी व उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय कृषि प्रदेश, यहाँ मध्य यूरोपीय कृषि प्रदेश, पूर्वी यूरोपीय कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। तो जो आपको ये उत्तरी दिख रहा है, जो आपको पश्चिमी वह उत्तर पश्चिमी मध्य दिख रहा है या पूर्व दिख रहा है, तो किस आधार पर रखा गया है कि मान लीजिए ये यूरोप का मानचित्र है, ये सारा यूरोप है मान लीजिए। ठीक है, सारा मान लीजिए यूरोप है। ठीक है, यूरोप की 4 दिशा होंगी और वैसे लगाओ तो 8 दिशा हो जाएंगी, लेकिन मेन तो 4 ही होंगी। तो उत्तर में यानी यहाँ पर यानी यूरोप का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर जो देश पाए जाते हैं और वहाँ पर जो कृषि होती है
उसको नाम दे दिया गया उत्तरी यूरोपियन कृषि प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जो क्षेत्र पाए जाएंगे, यहाँ पर जो कृषि की जाती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की कृषि पाई जाएगी, और इसका जो प्रदेश है इसके नाम पर पटक लिया गया उत्तरी यूरोपियन कृषि प्रदेश। जैसे आप इसी प्रकार देखो पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, तो यूरोप का जो पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, ये है। ठीक है, पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर यानी बीच का क्षेत्र, तो ये जो सारा क्षेत्र आएगा, इस क्षेत्र के बीच में जो देश आते हैं और उनमें जो कृषि की जाती है उसका नाम ऐसे पटक दिया। मध्य में यानी यूरोप के जो मध्य भाग में कृषि की जाती है उसका नाम ऐसे पटक दिया। तो इसी प्रकार एक प्रकार से ज़्यादा हार्ड नहीं है, दिशाओं के आधार पर ही इन प्रदेशों का नाम पूरी तरीके से रख दिया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो यूरोप के कृषि प्रदेश है उसमें पहले जो कृषि प्रदेश है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि जो पहला कृषि प्रदेश है उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस देश में फैला हुआ है, यानी ये जो प्रदेश है वो किन किन देशों में फैला हुआ है, क्योंकि यूरोप का कोई एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं, और किन किन देशों में ये उत्तरी यूरोपीय कृषि प्रदेश फैला हुआ है उसकी बात करेंगे, और जो इसकी विशेषता है वो बात करेंगे, और जो कृषि क्षेत्र है इसके वो बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो कृषि प्रदेश है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, पहला है आपका नार्वे, पहला आपका नार्वे है, उसके बाद में स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो ये सारे देश हैं वो सारे देश आपको, ये जो सारे देश है वो आपको यूरोप के उत्तरी भाग में देखने को मिलेंगे। जैसे ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप है, तो ये उत्तरी भाग इसका है, तो यहाँ पर आपको ये प्रदेश देखने को मिलेंगे, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। तो ऐसा चित्र बना लो अपने दिमाग में कि यूरोप के उत्तरी भाग में ये देश आते हैं, नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। क्योंकि मैं मानचित्र बनाने के लिए असमर्थ हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह का देखना पड़ता है। तो ठीक है, ये देश आते हैं। विशेषता आप देख लो इसकी कि विशेषता क्या पाई जाती है, यानी इस प्रदेश में ज़्यादा कृषि नहीं की जाती। ठीक है, इस प्रदेश में ज़्यादा कृषि नहीं की जाती क्योंकि इसके बहुत कारण हैं, प्राकृतिक कारण अपन मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रमुख कारण है कृषि अधिक नहीं किए जाने का, इसका प्रमुख कारण है भौगोलिक दशाएं कठोर पाई जाती हैं। ठीक है, भौगोलिक दशाएं कठोर पाई जाती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रदेश है यूरोप के उत्तर में ये प्रदेश स्थित है, पहले बता दिया, लेकिन यहाँ पर आपको ध्रुव देखने को मिलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि विश्व, ये पूरा विश्व है। ठीक है, ये ध्रुव है, लास्ट ध्रुव। ठीक है, यानी ये भूमध्य रेखा हो गई, और यहाँ पर तो गर्मी पाई जाती है, यहाँ पर आपको कर्क रेखा और यहाँ पर मकर रेखा देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर तो आपको गर्मी देखने को मिलेगी, जैसे जैसे आप ध्रुव, ये ध्रुव हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो सर्दी बढ़ती जाती है, ठंड बढ़ती जाती है, और यहाँ पर ध्रुव पर आते आते, यानी 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है ध्रुव, तो यहाँ पर आते आते बहुत ही ठंड पड़ती है, बर्फीला इलाका है ये सारा ध्रुवीय क्षेत्र, तो उसी के पास में ये क्षेत्र स्थित है। इसी कारण यहाँ पर बर्फ जमी रहती है और कृषि नहीं हो पाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये प्रदेश है वो ध्रुवों के नज़दीक में पड़ता है, इसलिए भौगोलिक जो दशाएं कठोर पाई जाती हैं, बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर ध्यान देना कि शीत ऋतु लंबी होगी, क्योंकि जहाँ पर बर्फ जमी रहेगी वहाँ पर शीत ऋतु आपको लंबी देखने को मिलेगी, और अपोजिट ग्रीष्म ऋतु आपको छोटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा अवधि नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर सर्दी पड़ रही है, और ग्रीष्म ऋतु तो छोटी होगी क्योंकि तापमान भी वहाँ पर बहुत ही कम पड़ता है। इसके बाद में अपन ने विशेषता तो जान ली कि देश ये आते हैं, इसकी विशेषता ये है, लेकिन जो ये 5 देश हैं
इन पांचों देशों के बारे में जानेंगे कि कितने कितने प्रतिशत इसमें कृषि की जाती है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, कृषि क्षेत्र लिखोगे आप पॉइंट बना के, एग्रीकल्चर एरिया, ठीक है। सबसे पहले नॉर्वे आएगा। नॉर्वे कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। ये क्षेत्र कृषि के क्षेत्र यानी बहुत ज़्यादा कृषि यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे ऊपर नॉर्वे ही पड़ता है। और ये जो नॉर्वे यहाँ पर पड़ता है, नॉर्वे आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके पास में ध्रुव है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, यानी शीत कटिबंधीय यहाँ पर आपको जलवायु देखने की मिलेगी। ठंड अधिक पड़ती है, इसी कारण यहाँ पर कृषि कम होती है। आपको 3% भूभाग पर कृषि देखने को मिलेगी, वो भी आपको यहाँ पर नदी और घाटियाँ हैं, वहाँ पर आपको कृषि देखने को मिलेगी 3%, ठीक है। यहाँ पर जो फसल होती है कि किस किस की फसल यहाँ पर की जाती है, 3% भूभाग पर, 3% भूभाग पर कृषि की जाती है। गेहूँ, जौ और आलू, 3 फसलें बोई जाती हैं यहाँ पर नॉर्वे में, गेहूँ, जौ, आलू, ठीक है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्वे के बाद में दूसरा देश आता है स्वीडन। स्वीडन में 10% जो भूभाग है उस पर कृषि की जाती है, ठीक है। फसल कौन कौन सी होगी, यहाँ पर आपको फसल देखने को मिलेगी गेहूँ, जौ और आलू, चुकंदर, जई और चारा। ये 6 प्रकार की फसल यहाँ पर आपको स्वीडन में देखने को मिलेगी। ये ऊपर की जो गेहूँ, जौ और आलू, ये 3 प्रकार की फसल तो अपन ने नॉर्वे में देखी थी, ठीक है। नॉर्वे जो देश है उसमें अपन ने अभी पढ़ा है ना, नॉर्वे देश में ये तीनों फसल तो वहाँ पर होती हैं। आप याद रख सकते हो, ये 3 फसल तो वहीं होती है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे आप। और बाकी की जो ये हैं चुकंदर, जई और चारा, ये नई फसल है। तो 6 प्रकार की फसल यहाँ पर बोई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें निकलती हैं, ठीक है। झीलों का प्रदेश। और जो कृषि यहाँ पर होती है ना, कृषि यहाँ पर जो झीलों के जो तट हैं, यानी झीलों के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ, और यहाँ की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर यहाँ जो कृषि होती है, यानी आप ऐसे मान लो कि जो झीलों के जो तट है, यानी जो किनारा होता है वहाँ पर, और जो नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर ही कृषि की जाती है, ठीक है। अब एक विशेष बात और ध्यान रखना कि जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश मैंने बता दिया है कि जो ध्रुव है वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ें पड़ती हैं। टुंड्रा प्रदेश में आप देखोगे तो बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर है ना जो बहुत ही कम पाया जाएगा, तापमान बहुत कम पाया जाएगा और ठंड ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि बर्फीले इलाके हैं। तो यहाँ पर जो ये ठंडी हवाएँ होती हैं, ये जो हवाएं होती है टुंड्रा प्रदेश में ठंडी हवाएं चलेंगी। और ये जो ठंडी हवाएं है ना, जो उत्तरी यूरोपीय जो कृषि प्रदेश हैं उनके तापमान को ये गिरा देती हैं, ठीक है। तापमान को, यानी फिनलैंड के तापमान को टुंड्रा प्रदेश से आने वाली हवाएं गिरा देती हैं, यानी तापमान जो है उससे नीचे और कर देते हैं, वहाँ पर ठंड कर देते हैं। इस कारण जो शीत ऋतु होती है उसमें बहुत ही कम कृषि की जाती है। अधिकांश कृषि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में आपको देखने को मिलेगी। 4-5 महीनों में ही यहाँ पर कृषि कर ली जाती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान न तो ज़्यादा होता है, न ठंडा होता है, न गर्म होता है। उसी क्षेत्र में 4-5 महीने में करके कृषि, और शीत ऋतु में कृषि नहीं करते हैं। बस यही है, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश से जो हवाएं ठंडी आती हैं वो इस क्षेत्र के तापमान को गिरा देती है, ठीक है। इसके बाद में चौथा जो देश है वो आइसलैंड है। आइसलैंड, ठीक है, ये अनुपजाऊ क्षेत्र है, नाम से ही पता चल रहा है आइसलैंड, यानी यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। अनुपजाऊ क्षेत्र है, कृषि नहीं की जाती, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर कुछ मात्रा में कृषि की जाती है। और कृषि किस किस की जाती है, जैसे आलू और शलजम, ठीक है। आलू और शलजम की कृषि यहाँ पर कर ली जाती है। और इसमें जो लास्ट क्षेत्र है, इस प्रदेश का जो लास्ट क्षेत्र है हमारे पास में, वो डेनमार्क बसता है।
डेनमार्क इसमें लास्ट क्षेत्र बचता है, ठीक है। 5 देश आते हैं इसमें, इस प्रदेश में, तो डेनमार्क लास्ट क्षेत्र बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। डेनमार्क लास्ट क्षेत्र है, 5वां डेनमार्क, ठीक है। ये जो डेनमार्क है उसको कृषि प्रधान का दर्जा दिया गया है, कृषि प्रधान देश का दर्जा इसको दिया गया है, कृषि प्रधान देश, यानी इसको कृषि प्रधान देश का दर्जा मिला है, यानी कृषि यहाँ पर अधिक की जाती है। कृषि कितनी की जाती है? 60% कृषि यहाँ पर की जाती है। 60% आप भूभाग मान लो, 60% भूभाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर आप फसल देखोगे, यहाँ पर आप फसल देखोगे तो फसल में आप गेहूँ जो चुकंदर, राई, जई, इस प्रकार के फसल की जाती हैं। गेहूँ जो चुकंदर, राई और जई प्रकार की कृषि की जाती है 60% भूभाग पर। इसमें ये जो देश है इसमें जो अधिक उगाए जाते हैं, ठीक है। जो कृषि होती है वो अधिक की जाती है, और जो ये 60% भूभाग है इसके 50% भूभाग पर तो जौ ही उगा लिए जाते हैं। 10% भूभाग पर आप अदर देख लो, गेहूँ, चुकंदर, राई और जई देख लो, और जो यानी 50% तो आप जौ ही उगा रहे हो, ठीक है। बाकी इसमें 10% बचा, वो उससे यानी 10% भूभाग पर गेहूँ, चुकंदर, राई और जई की कृषि कर ली जाती है। के बाद फ्रेंड्स दूसरा जो क्षेत्र है, यानी जो दूसरा यूरोपीय कृषि प्रदेश है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा यूरोपीय कृषि प्रदेश पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी यूरोपीय कृषि प्रदेश है। इसकी विशेषता देखेंगे, इसमें देश कितने आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। एक प्रदेश की हमने बात कर ली, दूसरे प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपन देश देखेंगे कौन कौन से देश इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। पहला जो देश है ये यूरोप है, ठीक है। और यूरोप के जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी जो ये क्षेत्र है और इसमें जो देश आते हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, उत्तरी जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये सारे देश यूरोप के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यहाँ और यहाँ पाए जाते हैं। विशेषता आप देख लो कि जो ये प्रदेश है इसमें उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यूरोप में बहुत सारी कृषि यहाँ पर की जाती है। अधिकांश कृषि आप देखोगे तो इस प्रदेश में ये आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें विशाल उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इसके आप साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, और अटलांटिक महासागर ये है, और यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ये पड़ जाता है। तो आप देखोगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक साइड में और यूरोप एक साइड में, उसके बीच में आपको एस के आकार का अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। और जब ये हवाएं चलती हैं तो इन प्रदेशों में हवाएं, अटलांटिक महासागर की जब हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं तो यहाँ की जो कृषि है उसके लिए लाभदायक है। लेकिन यदि ज़्यादा गर्म चल गई और ज़्यादा ठंडी चल गई तो वो भी कृषि के लिए नुकसानदायक होता है। तो अटलांटिक महासागर से ठंडी हवाएं इन प्रदेशों में चलती हैं, यानी पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में अटलांटिक महासागर की हवाएं चलती हैं। अब इसके जो अपन ने देश और विशेषता देख ली, ठीक है। अब अपन इसके कृषि प्रदेश देखेंगे कि कौन कौन से कृषि प्रदेश हैं। तो पहला आपको ग्रेट ब्रिटेन देखने को मिलेगा। ग्रेट ब्रिटेन में कृषि है ना जो प्राचीन काल से ही की जाती है, और प्राचीन काल से ही ग्रेट ब्रिटेन को कृषि प्रधान देश का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल से ही ग्रेट ब्रिटेन यूरोप को कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी
यानी कृषि खाद्यान्न उपलब्ध कराया है इसने, ठीक है। तो प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है। इसमें 77% भूभाग पर कृषि की जाती है। ग्रेट ब्रिटेन का जो 77% भूभाग है उस भूभाग पर यहाँ पर कृषि की जाती है। और एक विशेष बात यह है इसमें कि ग्रेट ब्रिटेन में अधिकांश जो कृषि का जो कार्य होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। मशीनों के द्वारा अधिक कार्य किया जाता है। यहाँ के जो श्रमिक हैं, कृषि में लगे श्रमिक बहुत ही कम कार्य करते हैं, क्योंकि मशीनों का प्रचलन यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 7% जनसंख्या, यानी ग्रेट ब्रिटेन की 7% जनसंख्या ही कृषि कार्य करती है, और वो भी 25 वर्षों में। जो पिछले 25 वर्ष हैं उन वर्षों में 7% जनसंख्या में भी कमी आई है, यानी कृषि का कार्य करने वाले लोगों की संख्या में कमी आती जा रही है। मशीनों के द्वारा धीरे धीरे ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि प्राचीन काल में ग्रेट ब्रिटेन, नहीं ऐसे लिखोगे कि प्राचीन काल से ही ग्रेट ब्रिटेन कृषि का कार्य कर रहा है, इसीलिए उसे कृषि प्रधान का दर्जा दिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन कुल भूभाग में, यानी अपने देश के कुल भूभाग के 77% भूभाग पर कृषि करता है। 7% जनसंख्या का जो कार्य होता है वो वहाँ की जनता करती है, और अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। विगत 25 वर्षों में कृषि के कार्य करने वाले लोगों की संख्या में आपको कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको फसल कौन कौन सी उगाई जाती हैं, फसल आपको ओट, राई और जौ देखने को मिलेंगे, गेहूं भी देखने को मिलेंगे। गेहूं के बारे में यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि गेहूं सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन से क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है, तो दक्षिणी, पूर्वी तथा मध्य इंग्लैंड में। ऐसा मान लो कि इंग्लैंड में किया जाता है यहाँ पर गेहूं उत्पादन, और इंग्लैंड का जो दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य भाग है वहाँ पर आपको गेहूं ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद इसी प्रदेश में हमने देख लिया ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद में फ्रांस देखेंगे कि फ्रांस में कितनी कृषि की जाती है। यानी फ्रांस को भी कृषि प्रधान का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन को कृषि प्रधान का दर्जा दिया गया था, उसी प्रकार फ्रांस को भी कृषि प्रधान का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर भी विशेष मैदान पाए जाते हैं, यानी विशाल उपजाऊ मैदान कृषि के लिए पाए जाते हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन की तरह ही सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। कृषि प्रधान ही देश पाया जाता है और उपजाऊ मैदान भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए कृषि के लिए उपजाऊ, यानी उपजाऊ भौगोलिक दशाएं अच्छी पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी विशेषता देख लेते हैं कि फ्रांस में क्या चल रहा है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में 1/3 भूमि कृषि योग्य है, यानी फ्रांस की जो कुल भूमि है उसमें 1/3 भूमि आपको कृषि योग्य मिलेगी। दूसरी बात, पश्चिमी देश, यानी पश्चिमी देश में वो सारे आ जाएंगे जैसे ग्रेट ब्रिटेन, मैंने बता दिया, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये सारे देश जो पश्चिमी देश में आते हैं, ठीक है। और उनमें जो डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद में दूसरा स्थान फ्रांस का आता है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में। यानी जो पश्चिमी देश हैं उनमें कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान तो डेनमार्क रखता है, और दूसरा स्थान पश्चिमी देशों में आपको फ्रांस का देखने को मिलेगा। ये मैं पश्चिमी देशों की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर यानी फ्रांस में कृषि के लिए सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी कारण एक बड़ी आबादी यहाँ पर कृषि करती है, क्योंकि सुविधाएं सारी मिल जाती हैं। इसके बाद में जो गेहूँ है ना, गेहूँ के उत्पादन की दृष्टि से, यानी विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ, जिसमें विश्व में फ्रांस है ना जो 5वें स्थान पर है। गेहूं का उत्पादन करने में फ्रांस 5वें स्थान पर है विश्व के कुल गेहूं उत्पादन में। और विश्व का जो कुल गेहूं उत्पादन है
उसमें से 5.3% गेहूं फ्रांस उत्पादन करता है और ये 5वें स्थान पर है गेहूं उत्पादन करने में। इसके बाद फ्रेंड्स बेल्जियम में जो तीसरा देश आता है, बेल्जियम में आपको 24% भूभाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, बेल्जियम के 24% भूभाग पर आपको कृषि देखने को मिलेगी। यहाँ की जो 15% जनसंख्या है, यानी बेल्जियम की कुल जनसंख्या में 15% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, यानी कृषि का कार्य करती है। फसल कौन कौन सी की जाती है यहाँ पर? फसल आपको गेहूं, जौ, आलू, चुकंदर। गेहूं और जौ और चुकंदर, आलू तो आपको अधिकतर यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में यह हो गया बेल्जियम, यानी 24% भूभाग पर कृषि की जाती है, 15% जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। फसल गेहूं, जौ, आलू, चुकंदर की जाती है। इसके बाद में चौथा इसमें देश आता है, लास्ट देश है इसका, लास्ट देश। ठीक है, इसके 5% भूभाग पर ही कृषि की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कृषि प्रदेशों के अंतर्गत 2 कृषि प्रदेशों के बारे में डिस्कस किया, यानी यूरोप के 2 कृषि प्रदेशों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो 3 प्रदेश बचे हैं उनके बारे में डिस्कस अपन अगली वीडियो में करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते नहीं हो, देख के चले जाते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको करना ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।